हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे एंड आप लोग करंट अफेयर्स भी अच्छे से पढ़े रहे होंगे, राइट। देखिए, मैंने जहाँ तक ऑब्जर्व किया है, देर आर सर्टन टॉपिक्स जो कि डेली बेसिस पे द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, लाइव मिंट, इन सारे न्यूज़पेपर्स में आते रहते हैं। बट यदि आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी या बीपीएससी या किसी भी अदर कंपटीशन एग्जाम की, you need to put some special focus on some important topics। क्योंकि होता क्या है कि मेंस में आपके करंट अफेयर से बहुत ज़्यादा सवाल रहते हैं। तो इसलिए स्टैटिक तो देखिए आपका चल ही रहा है, इंडियन पॉलिटी, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, प्रीएम्बल चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज जो चैप्टर है, दैट इज़ ऑल्सो लाइक अबाउट टू फिनिश। तो अब मैंने सोचा है कि धीरे धीरे करके करंट अफेयर्स के जो डेली बेसिस के जो आ रहे हैं, कुछ एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ मैं डेली बेसिस पे करूँगा, बिकॉज एटलीस्ट आपको हैबिट होनी चाहिए कि किस तरह से करंट अफेयर्स को पढ़ा जाता है। और ये जो सेशन जो मैं लूँगा करंट अफेयर्स पे, इससे आपको अच्छा खासा एक आइडिया मिलेगा दैट हाउ टू प्रोसीड इन अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स ऑफ करंट अफेयर्स। देखिए, दो चीज़ें होती हैं, एक होता है नॉलेज, एक होता है अंडरस्टैंडिंग। नॉलेज इज़ लाइक यू नो द फैक्ट्स, है ना। अंडरस्टैंडिंग लेकिन वो चीज़ होती है, आप फैक्ट्स को समझ चुके हैं और फैक्ट्स को आप यूटिलाइज कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। कनेक्टिविटी आपके दिमाग में बैठा हुआ है, ठीक है। सो अंडरस्टैंडिंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। चलिए लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। आज का जो टॉपिक है, जो कि द हिंदू में था, दैट शुड इंडिया चेंज इट्स न्यूक्लियर पॉलिसी। क्या भारत को अपना जो न्यूक्लियर पॉलिसी है उसको चेंज करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि न्यूज़ में ये क्यों है। रीसेंट डेवलपमेंट देखिए क्या है। यूएसए के जो राष्ट्रपति साहब हैं, डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, और उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि अब हम न्यूक्लियर टेस्ट के बारे में फिर से सोच रहे हैं। उन्होंने कहा दैट न्यूक्लियर टेस्ट फिर से किया जा सकता है, ऐसा उनकी बातों से फील हुआ। और यदि आप रशिया की बात करें तो रशिया भी आर्कटिक रीजन्स में कुछ टेस्ट साइट्स को एक्सप्लोर कर रहा है, न्यूक्लियर टेस्ट साइट्स को एक्सप्लोर कर रहा है, जहाँ पे कि वो न्यूक्लियर टेस्ट कर सके। और यदि आप चाइना की बात करें तो चाइना भी एक एरिया बना रहा है जहाँ पे कि शायद वो न्यूक्लियर टेस्ट करे, जिसे हम लोग कह रहे हैं मिसाइल साइलोस। अब देखिए इसमें क्या है, ये जो तीनों पॉइंट जो मैंने बताए कि यूएसए ने कहा कि भाई अब हम भी ऐसा सोच रहे हैं दैट न्यूक्लियर टेस्ट के बारे में फिर से वो करने की सोच रहे हैं। अमेरिका, रशिया आर्कटिक रीजन्स में ऐसा करने का सोच रहा है, चाइना। तो ये जो तीनों जो पावर्स हैं, जो न्यूक्लियर पावर्स हैं, यूएसए, रशिया एंड चाइना, ये तीनों के तीनों यदि न्यूक्लियर टेस्ट को फिर से लगेंगे करने, तो एक्चुअली में क्या होगा, एक्चुअली में ये होगा कि वॉलंटरी मॉरेटोरियम ओवर होगा। मैं समझाता हूँ, आराम से समझ के देखिए। देखिए, यदि सारे देश न्यूक्लियर टेस्ट करते चले जाएंगे, सारे देश, आप अज्यूम कीजिए कि सब के सब न्यूक्लियर टेस्ट कर रहे हैं, यानी सबके पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स गैदर होना शुरू हो जाएंगे, इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे। जब सबके पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स इकट्ठा हो जाएगा, आप समझ रहे हैं, पूरा विश्व बारूद के ढेर पर बैठा होगा। मतलब आप सोच के देखो ना, सबके पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं, सबके पास है। तो अभी जो नॉर्मल जो आप वॉर देखते हैं बिटवीन टू कंट्रीज, पॉसिबल है कि शायद वो न्यूक्लियर वॉर में ही कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि सबके पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स होंगे। इसी चीज़ को देखते हुए वॉलंटरी मॉरेटोरियम रशिया ने लगाया था। मोरेटोरियम मतलब होता है किसी चीज़ को हॉलीडे पे भेज देना, छुट्टी एक तरह से आप कह सकते हैं। मतलब कि रशिया और मतलब जो पावरफुल कंट्रीज थे, उन्होंने कहा कि ठीक है, हम लोग कुछ समय तक न्यूक्लियर टेस्ट पे स्थिरता रखते हैं, नहीं करते हैं, क्योंकि न्यूक्लियर बॉम्ब्स को इकट्ठा करना वर्ल्ड के फेवर में नहीं जाता है। सबके पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स होंगे तो बहुत प्रॉब्लम्स बढ़ जाएगी।
तो ये न्यूज़ में बेसिकली इस पॉइंट को मुझे आपको बेसिकली एक्सप्लेन करना था दैट वॉलंटरी मॉरेटोरियम ख़त्म हो गया है क्या, क्योंकि यहाँ देखा जा रहा है कि यूएसए कह रहा है कि हम भी टेस्ट के बारे में अब सोच रहे हैं, रशिया आर्कटिक रीजन्स में वो टेस्ट साइट्स को एक्सप्लोर कर रहा है, चाइना भी लगा हुआ है। तो क्या ये माना जाए कि ये जो पावरफुल कंट्रीज़ थे, ये इन्होंने जो खुद से जो डिसाइड किया था कि हम लोग टेस्ट नहीं करेंगे, विच वॉज कॉल्ड वॉलंटरी मॉरेटोरियम, क्या वो ख़त्म हो गया है? तो इसी बारे में जो न्यूज़ आर्टिकल है वो डिबेट कर रहा है। अब हमें ये सोचना पड़ेगा, देखिए आपको सारे डायमेंशन देखिए यहाँ पे सोचने पड़ेंगे। अब आपको देखिए यहाँ पे ये सोचना है, यदि अमेरिका, रशिया, चाइना तो देखिए भारत का नेबरहुड कंट्री है ना, चाइना भारत का नेबरहुड कंट्री है। यदि चाइना भी न्यूक्लियर टेस्ट पे टेस्ट लगे करने, तो इंडिया को भी शायद अपने न्यूक्लियर पॉलिसी को चेंज करना पड़ेगा। अब आपको डाउट आएगा, जो बच्चे बिल्कुल फ्रेश होंगे, जो फ्रेशर्स होंगे, सर न्यूक्लियर पॉलिसी है क्या? मैं सब समझाऊंगा, बहुत डिटेल में इस लेक्चर को मैं कंप्लीट करूंगा, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिए हमें ये देखना पड़ेगा कि न्यूक्लियर टेस्ट जो होते हैं उसमें इंडिया का क्या स्टैंड रहा है। देखिए पहले तो कहानी समझते हैं। 1974 की बात है, जब राजस्थान में एक जगह है पोखरान, है ना, पोखरान में न्यूक्लियर टेस्ट किया गया। 1974 में पहला न्यूक्लियर टेस्ट भारत ने किया और उसका नाम था ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। लाफिंग बुद्धा नहीं, स्माइलिंग बुद्धा। ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा जो था वो उस ऑपरेशन का या उस न्यूक्लियर टेस्ट का नाम दिया गया जो कि 1974 में किया गया। लेकिन आप ज़रा इस पॉइंट को देखिए, पीसफुल पर्पस। देखो न्यूक्लियर एनर्जी दो तरह से इस्तेमाल की जा सकती है। पहला है सिविलियन पर्पस, पीसफुल पर्पस, मतलब बिजली बनाने में, है ना, बनती है, इलेक्ट्रिसिटी भी बनती है न्यूक्लियर एनर्जी से, या आप मिलिट्री पर्पस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं उसका, न्यूक्लियर एनर्जी का। आई मीन मिलिट्री पर्पस का मतलब क्या हो गया? बॉम्ब्स बनाना, न्यूक्लियर बॉम्ब्स, एटॉमिक बॉम्ब्स, एटम बम्स बनाना। लेकिन ध्यान देने वाली बात यहाँ पे यह है कि 1974 में जो ऑपरेशन किया गया था, ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा, दैट वाज पीसफुल पर्पस। कहा गया पूरी दुनिया को कि देखिए हम लोगों ने टेस्ट किया है, लेकिन जो न्यूक्लियर एनर्जी है उसका इस्तेमाल हम लोग पीसफुल पर्पस के लिए ही करने वाले हैं, बॉम्ब्स नहीं बनाएंगे, मत घबराइए, ठीक है। लेकिन 1998 में इतिहास थोड़ा बदलता है, यहाँ पे थोड़ा चेंज आपको दिखेगा। यहाँ पे देखिए ये दिखा कि जो ऑपरेशन शक्ति के नाम से न्यूक्लियर टेस्ट किया गया, और ये भी पोखरान में ही किया गया, है ना, पोखरान में ही किया गया। दोनों टेस्ट जो है 1974 और 1998, इन दोनों टेस्ट को पोखरान में किया गया है। पोखरान कहाँ सिचुएटेड है? राजस्थान। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, ऑपरेशन शक्ति जो 1998 में जो किया गया था, दैट वाज फॉर, आप देख सकते हैं यहाँ पे, मिलिट्री पर्पस। तो 74 और 98 के टेस्ट में ये बेसिक फ़र्क था, दैट 1974 वाला पीसफुल पर्पस के लिए न्यूक्लियर टेस्ट किया गया था, लेकिन 1998 वाला जो न्यूक्लियर टेस्ट किया गया था, दैट वाज फॉर मिलिट्री पर्पस। वही एटॉमिक बॉम्ब्स, यानी भारत ने 1998 में, याद रखिएगा, 1998 में इस बात को प्रूव किया या शो किया पूरी दुनिया को कि अब हम लोग भी न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकते हैं। 1974 में नहीं, क्योंकि वहाँ पे वो पीसफुल पर्पस के लिए हुआ था। अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम हुआ थोड़ा इंडिया के साथ। एक्चुअली क्या है, एनपीटी, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी कहते हैं उसको। एनपीटी एक ट्रीटी था जिसके अंतर्गत ये कहा गया कि यूनाइटेड नेशंस के जितने परमानेंट मेंबर्स हैं, 5 हैं, 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, तो यूनाइटेड नेशंस के जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं उनको छोड़ करके और कोई भी देश न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाएगी। एनपीटी में ये लिखा गया था देखिए लिखा गया यहाँ पे, नो नॉन परमानेंट मेंबर्स कैन हैव न्यूक्लियर वेपन्स। तो ये भारत को ऐसा लगा कि यार ये तो कोई मतलब हुआ नहीं,
कि अमेरिका और रशिया इन लोगों ने बना लिया, अब हमें वो रोक रहे हैं। तो ये तो वही बात हो गई कि कुछ ये जो परमानेंट मेंबर्स हैं 5 कंट्रीज़, उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स रहेंगे और बाकियों को अलाउ ही नहीं किया गया बनाने का। तो जो 5 जो कंट्रीज़ हैं वो तो हमेशा आंख दिखाते रहेंगे कि वी आर न्यूक्लियर कंट्रीज़, वी आर न्यूक्लियर वेपन कंट्रीज़। इसीलिए भारत ने 1998 में ये टेस्ट किया, ठीक है, ये दिखाने के लिए कि भैया वी आर ऑल्सो न्यूक्लियर कैपेबल कंट्रीज़, हम लोग भी न्यूक्लियर बम बना सकते हैं। लेकिन जब 1998 में भारत ने ऑपरेशन शक्ति किया तो सैंक्शंस लगा दिए गए भारत पे। सैंक्शन मतलब आप आसान शब्दों में समझें, आपसे कोई ट्रेड नहीं करेगा, आपसे कोई ट्रीटी साइन नहीं, मतलब बहुत आपका नुकसान, इकोनॉमिक सैंक्शंस स्पेशली लगाए गए, बहुत आपका नुकसान होगा उसमें, है ना, आपके टर्म्स बहुत सारे कंट्री से ख़राब हो जाएंगे, राइट। तो सैंक्शंस लगा दिए गए भारत पे। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी का स्टेटमेंट आया था इस ऑपरेशन शक्ति के बाद कि देखिए, वी हैव एक्चुअली कंडक्टेड ऑपरेशन शक्ति टू शो द न्यूक्लियर मिलिट्री पर्पस न्यूक्लियर वेपन हम लोग बना सकते हैं। ये शो करने के लिए हम लोगों ने ऑपरेशन शक्ति ज़रूर किया है, लेकिन हम लोग कभी भी इसका मिसयूज़ नहीं करेंगे। एंड अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ये भी डिक्लेयर किया कि हम लोग वॉलंटरी मोरेटोरियम खुद पर लगाते हैं। मैंने बताया भी आपको थोड़ी देर पहले कि वॉलंटरी मोरेटोरियम क्या होता है, कि आप खुद को रोक रहे हैं कुछ करने से, या छुट्टी पे आप भेज रहे हैं अपने आप को उस काम को करने से, आप नहीं करेंगे। सिंपल सी बात यही है कि भाई हम लोग और न्यूक्लियर वेपन्स को हम लोग इकट्ठा नहीं करेंगे, मत घबराइए। इट वॉज जस्ट टू शो द वर्ल्ड दैट वी कैन ऑल्सो मेक न्यूक्लियर बॉम्ब्स, ठीक है। और इससे क्या हुआ कि भारत की छवि जो है वो एक रिस्पॉन्सिबल नेशन की बनी, रिस्पॉन्सिबल पावर का एक इमेज बना भारत का कि हाँ, इंडिया इज़ अ रिस्पॉन्सिबल नेशन। ये स्टेटमेंट के बाद एक इमेज बना। और इसका प्रूफ ये है कि अमेरिका ने ही सैंक्शंस लगाया था भारत पे कि इंडिया जो है वो मिलिट्री पर्पस का न्यूक्लियर बॉम्ब्स बना रहा है। और यहाँ देख लीजिए, अमेरिका के साथ इंडिया का न्यूक्लियर डील हुआ 2008 में। इसका मतलब क्या है, जब इंडिया ने यहाँ पे ऑपरेशन शक्ति किया था तो उस पर सैंक्शंस लगाए गए थे और ये कह दिया गया था कि कोई भी कंट्री, मतलब मैक्सिमम कंट्रीज को कहा गया कि भारत को वो न्यूक्लियर फ्यूल नहीं देंगे, क्योंकि यदि न्यूक्लियर फ्यूल भारत को मिलेगा तो भारत को तो अब बॉम्ब्स बनाने आ गया है, वो उस न्यूक्लियर फ्यूल का इस्तेमाल शायद मिलिट्री पर्पस के लिए कर ले, ऐसा मानना था अमेरिका का। और इस वजह से सैंक्शंस लगा दिए गए थे। लेकिन वही अमेरिका देखिए फिर से न्यूक्लियर डील साइन करता है 2008 में, जब उसे फील हो गया कि नहीं ठीक है, इंडिया इज़ अ रिस्पॉन्सिबल नेशन। तो ये कहानी थी इंडिया की कि न्यूक्लियर टेस्ट में क्या क्या हुआ, ठीक है। अब आते हैं हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ते हैं, इंडियाज़ न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन। ये इस बार का मेंस का क्वेश्चन बन सकता है बीपीएससी के लिए भी, ठीक है। भारत का आखिर न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है क्या, आइए एक एक करके देखते हैं। देखिए, सबसे पहली बात कि ये न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन का मतलब क्या है, इस स्टेटमेंट को पढ़िए, वी हैव वेपन्स एंड इन व्हाट मैनर वी विल यूज देम। मतलब भारत ने न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन एक्चुअली में तैयार किया, क्यों? क्योंकि भारत के पास भी अब न्यूक्लियर वेपन्स हो गए थे 1998 ऑपरेशन शक्ति के बाद, और भारत ये बताना चाह रहा था पूरे विश्व को कि हमारे पास वेपन्स तो हैं, बट हम उसे यूज़ किस तरह से करेंगे, ये भारत पूरे विश्व को बताना चाहता था। एक्चुअली में हम लोग देखेंगे बहुत ही बैलेंस्ड अप्रोच है भारत का ये, ठीक है। और एक बात और, किन किन कंट्रीज़ के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, तो देखो यहाँ पे यूएस, यूके, फ्रांस, रशिया, चाइना, यही है परमानेंट P5 कंट्रीज़ कहते हैं इनको। दीज आर P5 कंट्रीज़ ऑफ यूनाइटेड नेशंस, इनका परमानेंट मेंबरशिप है यूनाइटेड नेशंस में, ठीक है। यूएस, यूके, फ्रांस, रशिया एंड चाइना। और उसके बाद और कौन से कंट्रीज़ हैं जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, इंडिया, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया, किम जोंग उन एंड इज़राइल। तो आप थोड़ा ऑब्जर्व कीजिए पहले यहाँ पे,
ऑब्जर्वेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आई ऑलवेज यूज टू टेल स्टूडेंट्स, देखिए ऑब्जर्व करेंगे चीज़ें बहुत आसान होंगी। इंडिया को यदि आप कंसिडर करते हैं, क्योंकि टॉपिक तो हमारा वही है, भारत को आखिर न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? देखिए, हैं किन के पास न्यूक्लियर बॉम्ब? चाइना, भारत का पड़ोसी, पाकिस्तान, भारत का पड़ोसी। भारत के जो दोनों जो पड़ोसी हैं, चाइना और पाकिस्तान, दोनों के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है। तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि भारत न्यूक्लियर बॉम्ब ना बनाए? अरे भाई, खुद के मतलब सिक्योरिटी के लिए तो बनाएगा ना, बनाएगा ही बिल्कुल। चलो इज़राइल इज़ आउट ऑफ लाइक, वो थोड़ा डिस्टेंस पे है, बट पाकिस्तान, चाइना और हमारे टर्म्स भी उतने अच्छे नहीं हैं। दैट इज़ वाई इंडिया ने न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन लिखा, क्योंकि इंडिया को ये बताना था कि बॉम्ब्स हमने बनाया है, बट सुन तो लो क्यों बनाया है और कब कब यूज़ करेंगे। ठीक है, अब ये स्टेटमेंट देखिए, न्यूक्लियर डेटरेंस, वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। मतलब यदि दो कंट्रीज़ हैं और एक कंट्री को पता है कि दूसरे वाले के पास भी न्यूक्लियर बॉम्ब है, तो ये आसानी से इस पर अटैक नहीं करेगा। ये आसानी से अटैक कर ही नहीं सकता है, इसे पता है कि यदि मैंने अटैक किया तो ये भी अटैक करेगा, और यदि दोनों के दोनों बर्बाद हो जाएंगे तो फ़ायदा क्या है फिर झगड़ा का? इसीलिए न्यूक्लियर बॉम्ब जो आप बनाते हैं, जो भारत ने बनाया है बेसिकली, वो न्यूक्लियर डेटरेंस क्रिएट करते हैं। मतलब एक डर पैदा करेंगे सामने वाले के अंदर कि भाई यदि तुमने छोड़ा न्यूक्लियर बॉम्ब तो मेरे पास भी है, तैयार रहना। तो ये जो लिखा है ना, एंश्योर्स, न्यूक्लियर डेटरेंस क्या इंश्योर करता है? नेशनल सिक्योरिटी। इसीलिए न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनाने की ज़रूरत थी, राइट? और 3 चीज़ों पे देखिए ये न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन चलता है। इसे हम लोग कहते हैं 3 C's, आप इसको मेंशन कर सकते हैं मेंस में। पहला है कम्युनिकेशन, कि भाई यदि आप न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन बना रहे हैं, कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं जहाँ पे आप ये बताने वाले हैं कि आप किस तरह से इस्तेमाल करेंगे न्यूक्लियर बॉम्ब्स का, तो उसमें यू नीड टू मेंशन अबाउट न्यूक्लियर, इसे हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर रेड लाइंस। मतलब आप अच्छे से एक्सप्लेन करो उस डॉक्यूमेंट में, उस डॉक्ट्रिन में अच्छे तरीके से, क्लियर तरीके से, क्लैरिटी से एक्सप्लेन करो कि किस सिचुएशन में आप न्यूक्लियर बॉम्ब का इस्तेमाल करोगे। उसे ही कहते हैं न्यूक्लियर रेड लाइन, है ना, कि भैया ये रहा रेड लाइन, यदि इससे क्रॉस किसी ने किया तो आई एम जस्ट गोइंग टू यूज माई न्यूक्लियर वेपन्स। तो इसीलिए न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन का पहला जो पिलर है वो है कम्युनिकेशन, कि कम्युनिकेट कर दो पूरे दुनिया को कि देखो भाई हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स है और ये रहा मेरा न्यूक्लियर रेड लाइन, यदि इसको किसी ने क्रॉस किया आई एम गोइंग टू यूज माई न्यूक्लियर बॉम्ब्स। दूसरा कैपेसिटी, सॉरी कैपेबिलिटी। कैपेबिलिटी मतलब कि जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स आप बना रहे हैं, क्या वो कैपेबल है कि आपको डेटरेंस क्रिएट करेंगे? तो ये भी लिखना पड़ता है न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में कि वी आर कैपेबल ऑल्सो। देखिए मैं समझाता हूँ आपको। मान लो 2 कंट्रीज़ है, कंट्री ए, कंट्री बी। कंट्री ए ने बी पे अटैक किया न्यूक्लियर बॉम्ब से। अब ये अटैक जब कर दिया तो क्या इसके पास कैपेबिलिटी है कि ये इस पे अब अटैक करे? बिकॉज ये तो अटैक हो चुका है इस पे। तो भारत ने साफ तौर पे बताया है कि सर अगर आपने पहले मुझ पर अटैक कर दिया तो घबराइए नहीं, हमारे पास इतना कैपेबिलिटी है कि इवन इफ यू अटैक इन द फर्स्ट इंस्टेंस वी विल रिटेलिएट, वी विल गिव यू गुड आंसर्स। तो कैपेबिलिटी भी बताना ज़रूरी है कि भैया न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं एंड वी आर एबल टू रिटेलिएट। और तीसरा है क्रेडिबिलिटी, मतलब न्यूक्लियर बॉम्ब पता चला आपने बनाया है 20-25 साल पहले और अभी अपडेट हो गया बहुत कुछ उसमें, तो अपडेट भी करते रहना है उसमें। ऐसा नहीं कि बस केवल जो चीज़ें बन गई पहले के समय आप उसी को कैरी कर रहे, नहीं, स्टे अपडेटेड। तो ये 3 C's पे काम करता है न्यूक्लियर पॉलिसी। भारत ने क्यों बनाया न्यूक्लियर पॉलिसी मैंने बताया आपको, चाइना एंड पाकिस्तान फैक्टर, ठीक है। और
ये देखिए यहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड, ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट एक संस्थान है, बोर्ड है, जो कि न्यूक्लियर पॉलिसी को देखता है। अब देखिए कहानी क्या है। भारत ने न्यूक्लियर पॉलिसी कब अपनाया? तो अपनाया है 2003 में, लेकिन रिपोर्ट बनाया गया था सबसे पहली बार 1999 में। तो 1999 में, क्योंकि देखो 1998 में ऑपरेशन शक्ति आपने किया, अब आप 99 में क्या बना रहे हो? न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन, क्योंकि आपको कम्युनिकेट करना है ना दुनिया को कि भाई आपने बना तो लिया है, बट दुनिया को ये कॉन्फिडेंस दिखाना था। भारत एक्चुअली वांटेड टू शो दी कॉन्फिडेंस टू दी अदर नेशंस कि सुनिए सर, बना लिया है हमने, बट आप घबराइए नहीं, ये कोई टाइम पास, हम लोग कोई ऐसे ही कुछ छोटे मोटे इशू पे हम लोग न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं गिराने वाले हैं, हमारा एजेंडा है। और इसलिए पूरा एक डॉक्यूमेंट लिखा गया जिसमें कि सारे विश्व को समझाया गया कि हम लोगों ने जो बनाया है उसका यूज़ हम लोग इस सिचुएशन में करने वाले हैं। इट्स नॉट दैट वी आर इमेच्योर कि जब मन किया तो न्यूक्लियर बॉम्ब किसी कंट्री पे हम लोग छोड़ दिए। ठीक है, तो 1999 में ड्राफ्ट रिपोर्ट आया था ऑन इंडियन न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन, जिसको कि अडॉप्ट किया गया है 2003 में। बस ये 4 पॉइंट्स यदि आपको पता रहेंगे जो यहाँ पे लिखे गए हैं, यू विल डू वंडर्स इन द एग्जाम। देखिए पहला क्या है? नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी। ये जो इंडियन न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है उसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो ये कहता है कि नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी, मतलब भारत ने साफ तौर पे कह दिया कि भाई पहले हम नहीं न्यूक्लियर बॉम्ब से अटैक करेंगे, लेकिन यदि कोई हम पे करता है अटैक न्यूक्लियर बॉम्ब से, तो वो ये ना समझे कि वो हमारे पूरे देश को बर्बाद कर देगा, तबाह कर देगा, और हमारे पास आंसर देने के लिए कुछ नहीं होगा। गलत, ऐसा नहीं है। ठीक है, वी आर नॉट गोइंग टू यूज़ इन द फर्स्ट इंस्टेंस, नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी हमारा ये एक डॉक्ट्रिन का पार्ट है, हमारा ये प्रिंसिपल है कि हम लोग पहले न्यूक्लियर बॉम्ब तो नहीं छोड़ेंगे किसी पे, लेकिन यदि किसी ने छोड़ दिया तो वी आर हैविंग दिस थिंग क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस। क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस क्या है समझिए। भारत ने साफ तौर पे कहा कि नो फर्स्ट यूज पॉलिसी वी डू एक्सेप्ट, लेकिन यदि आपने मुझ पर अटैक किया तो आई हैव मिनिमम डेटरेंस, मतलब मेरे पास उतना तो डेटरेंस है कि मैं आप पे क्रेडिबली अटैक कर सकता हूँ फिर से। तो ये मत सोच के बैठिएगा कि भारत पे पहले अटैक कर देते हैं क्योंकि वो तो करेगा नहीं, और भारत के जितने भी मतलब सोर्सेज है, रिसोर्सेज, सबको तबाह कर दिया जाए कि भारत तो फिर हम पे अटैक ही नहीं कर सकता है। ऐसा नहीं है, हमारे पास कैपेसिटी है टू गिव बैक दी अप्रोप्रिएट आंसर। ठीक है, अब ये क्या है? मैड। मैड मतलब होता है म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, ये क्या है? दो कंट्रीज हैं, मैंने बताया, एक ने दूसरे पर अटैक किया मान लो, और इसने इस पर अटैक किया न्यूक्लियर बॉम्ब से, ये भी बर्बाद हुए, ये भी बर्बाद हुए, तो म्यूचुअली बर्बाद हुए ना। तो यही हो जाता है, यदि दो न्यूक्लियर कैपेबल कंट्रीज आपस में भिड़ जाएंगे ना तो यही होगा, म्यूचुअली डिस्ट्रक्शन होगा, और बिल्कुल ये अश्योर्ड है, पक्की सी बात है। इसे ही कहते हैं मैड प्रिंसिपल, म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। और भारत ने वही कहा कि हमारे पास रिटेलिएट करने का सफिशिएंट कैपेसिटी है। भारत ने कहा कि यदि हम पे कोई छोड़ता है न्यूक्लियर बॉम्ब तो भूल जाए वो, वी आर ऑल्सो गोइंग टू क्रिएट मैड, मतलब वो भी जो कंट्री हम पे अटैक करेगा वो तैयार रहे, उसका भी डिस्ट्रक्शन होगा, म्यूचुअली डिस्ट्रक्शन होगा भाई, बिकॉज वी हैव द कैपेसिटी टू रिटेलिएट सफिशिएंटली, राइट। अब आपको दिमाग में आएगा एक सवाल, कैसे सर? आई मीन आप तब से कह रहे हो, आप तब से बोल रहे हो कि यदि हम पे किसी ने अटैक कर दिया तो हम लोग वापस उस पर अटैक कर देंगे। सर पहले बचेंगे तब तो। आपका तो दिमाग यहीं पे जा रहा होगा कि सर यदि जहां हमारे न्यूक्लियर बॉम्ब्स रखे गए कहीं वहीं पे अटैक हो जाए
तो फिर हम लोग कैसे रिटेलिएट करेंगे, तो फिर हम लोग कैसे आंसर देंगे। ठीक है, मैं समझाता हूँ। उसका आंसर है ये, न्यूक्लियर ट्रायड। बड़ा इंटरेस्टिंग ये सब कीवर्ड है, न्यूक्लियर ट्रायड क्या है समझिए। न्यूक्लियर ट्रायड कंट्री उसको कहते हैं जो कंट्री न्यूक्लियर बॉम्ब्स को लैंड, एयर एंड वाटर से लॉन्च कर सके। एक्चुअली अंडर वाटर होता है, सबमरीज में लगाते हैं लोग। तो लैंड, एयर एंड वाटर से लॉन्च किया जा सके न्यूक्लियर बॉम्ब्स को, वैसे कंट्रीज को आप कहते हैं कि न्यूक्लियर ट्रायड कंट्री है। ट्राई मतलब 3 होता है, ठीक है। भारत इज अ न्यूक्लियर ट्रायड कंट्री। इंडिया इज हैविंग द कैपेसिटी टू लॉन्च द न्यूक्लियर बॉम्ब्स फ्रॉम लैंड, एयर एंड वाटर। इतना हल्के में नहीं लेना इन सब चीज़ों को। इसीलिए यदि आप लैंड पे करते हैं तो सिस्टम पूरा अलर्ट हो जाएगा, तैयार रहिए। एयर या वाटर से आपके पास आ रहा है न्यूक्लियर बॉम्ब, ठीक है, कहीं वाटर में किए तैयार रहिए, एयर से आ रहा है या लैंड से आ रहा है। तो इस तरह से भारत के पास तीनों जगह से लॉन्च करने का कैपेसिटी है, एंड दिस मेक्स इंडिया सफिशिएंट टू रिटेलिएट। क्लियर है? दिस वॉज ऑल अबाउट योर टॉपिक ऑफ द डे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसी तरह से मैं टॉपिक्स को डील करूँगा, पूरा इन एंड आउट एक टॉपिक को मैं पूरा डील कर दूंगा, सो दैट आप भी काफ़ी कंफर्टेबल रहें। यदि ये टॉपिक आ जाता है, अब देखो, अब क्वेश्चन यदि पूछता है शुड इंडिया चेंज इट्स न्यूक्लियर पॉलिसी, आप आराम से इस क्वेश्चन को डील कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, राइट? गुड। तो इसी तरह से एक एक टॉपिक हम लोग अभी के लिए, बिकॉज अभी तो स्टार्टिंग फेज़ है, अभी एक एक टॉपिक हम लोग लेते चलेंगे। और मंथली करंट अफेयर्स यूपीएससी के लिए भी आई थिंक इट्स लाइक 27 नवंबर को आई हैव प्लान। मैं 2 से 3 घंटे का पूरा एक सेशन लूँगा, जहाँ पे मैं डिटेल में सब कुछ समझाऊंगा आपको। 1 महीने का पूरा करंट अफेयर्स रहेगा, ठीक है। तो मंथली करंट अफेयर्स जो आपका स्टार्ट होगा, पॉलिटी चल रहा है ऑलरेडी, ये डेली बेसिस का आपका यहाँ पे स्टार्ट किया गया है, ठीक है। इसको आराम से देखें, समझें, पॉइंट्स को यहाँ से जॉट डाउन कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। इसलिए मैंने इस फॉर्मेट में रखा है ताकि मैं बस एक साइड आपको दिखता रहूं, अदरवाइज़ आपको वेट करना पड़ता है कि सर कब साइड होंगे, कब आप स्क्रीनशॉट लेंगे, राइट? चलिए, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, एंजॉय दिस सेशंस, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे, मस्त रहे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।